नेक्स्ट है फ्रांसीसी। इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा और सच कहा जाए तो भारतीय औपनिवेशिक इरा या कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई कंपनी थी तो फ्रांसीसी कंपनी थी। और फ्रांसीसियों ने काफ़ी हद तक कोशिश भी की कि भारत में वो अपना आधिपत्य बनाए रखें, लेकिन अंतिम तौर पर यहाँ पर ब्रिटिश ही विकसित होते हैं, जीतते हैं। ठीक है। एक कथन भी इसके लिए आता है कि डुप्ले का नाम जानते हैं, ये एक गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। डुप्ले भारत को जीतने की चाबी कहाँ ढूंढ रहा था? कर्नाटक में ढूंढ रहा था। वहीं रॉबर्ट क्लाइव ने वो चाबी बंगाल में ढूंढी और वो मिल भी गई और वो जीत भी गया और भारत को। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे ही पूछा था, देखिएगा। तो डुप्ले ने चाबी यहाँ कर्नाटक में ढूंढ रहा था, थी बंगाल में। अंग्रेजों ने बंगाल को जीता ना और पूरे भारत पे आधिपत्य कर लिया। डुप्ले कर्नाटक तक ही सीमित रह गया। और वास्तव में डुप्ले बहुत ही प्रतिभाशाली गवर्नर था, तो फ्रेंच कंपनी ये आती है 1664 में कोलबर्ट की अगुवाई में आई। 1664 में कोलबर्ट की अगुवाई में, इसका नाम लिखिए, इस कंपनी का नाम लिखिए, द इंडस ओरिएंटाल, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। द इंडस ओरिएंटाल नामक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ये कैसी कंपनी थी? स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं थी, राज्य के द्वारा स्थापित की गई कंपनी थी, का गठन हुआ। कोलबर्ट लुई 14वें का वित्त मंत्री था। कोलबर्ट लुई 14वां कौन था? वहाँ का शासक था, फ्रांस का शासक था, उसका ये फाइनेंस मिनिस्टर था कोलबर्ट। इस कंपनी का वित्तीय एवं प्रशासनिक संचालन सरकार द्वारा किया जाता था। इस कंपनी का वित्तीय एवं प्रशासनिक संचालन सरकार द्वारा किया जाता था। 1667 एडी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। 67 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कंपनी उसी के अधीन 1668 एडी में सूरत में स्थापित हुई। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कंपनी सूरत फ्रांसीसियों के ही अधीन था, उसी के अधीन 1668 में सूरत में स्थापित हुई। एडी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकारपत्र प्राप्त किया। मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकारपत्र प्राप्त किया और मसूलीपट्टनम पर दूसरा व्यापारिक केंद्र खोला। मरकारा ने गोलकुंडा सुल्तान से अधिकारपत्र प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक केंद्र खोला। 1672 में एडमिरल हे ने गोलकुंडा के सुल्तान व डचों को पराजित कर सेंट थोमी को जीता। डचों को पराजित कर सेंट थोमी को जीता। किंतु 1673 एडी में सेंट थोमी पर डचों का पुनः कब्जा हो गया। किंतु 1673 एडी में सेंट थोमी पर डचों का पुनः कब्जा हो गया। सेंट थोमी पर डचों का पुनः कब्जा हो गया।
1673 में सेंट डचों ने लास्ट में जीत लिया। नाम एडमिरल हे था। एडमिरल हे ने गोलकुंडा के जो सुल्तान थे और डचों दोनों को पराजित किया और सेंट थोमी को पहले जीत लिया। बाद में एडमिरल हे से डचों ने पुनः सेंट थोमी को वापस छीन लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फ्रैंको मार्टिन एवं बेलांग द लेस्पिने ने पांडिचेरी की नींव डाली। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रैंको मार्टिन एवं बेलांग द लेस्पिने। लेस्पिने लिख पाएंगे? लेस्पिने, स्पिन बाल होती है ना, उसके आगे ले लगाओ। लेस्पिने, लेग स्पिन मत लिख लीजिएगा। लेस्पिने ने पांडिचेरी को नींव डाली। पांडिचेरी की नींव डाली। प्रारंभ में यह एक गांव था। आप कभी पांडिचेरी जाइए तो आपको लगेगा कि आप फ्रांस में चले गए। फ्रांसीसी बस्तियां हैं, बहुत खूबसूरत। एक तरफ आपको लगेगा भारत है, दूसरी तरफ लगेगा फ्रांस में है आप। पांडिचेरी में, हाँ, पांडिचेरी में काफ़ी लास्ट तक पांडिचेरी में ही रहे हैं। पांडिचेरी की नींव प्रारंभ में यह एक गांव था जो फ्रांसीसियों को बलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां से प्राप्त हुआ था। प्रारंभ में यह एक गांव था। एक मूवी देखिएगा, उसमें लाइफ ऑफ पाई देखिए, लाइफ ऑफ पाई में दिखाया गया है फ्रांसिस, वहीं पांडिचेरी का ही जू होता है ना, वहीं से वो समुद्र में जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, वो शिप डूब जाता है उनका, फिर पाई जो होता है वो इरफान खान है उसमें। आप लोग मूवी के मामले में बहुत पिछड़े हुए आदमी, पता नहीं क्या देखते हैं। हाँ हाँ, पुरानी मूवी है, अवार्ड भी मिला इसको, ऑस्कर गई थी ये मूवी। बालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां से प्राप्त हुआ था। शेर से याद आ गई मुझे लाइफ ऑफ पाई। शेर खां से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम 1674 एडी में, सर्वप्रथम 1674 एडी में फ्रैंको मार्टिन को यहाँ का प्रमुख बनाया गया। सर्वप्रथम 1674 एडी में फ्रैंको मार्टिन को यहाँ का प्रमुख बनाया गया। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पी, ठीक है, ये दो पर्सन हैं। 1701 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। 1701 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा वहाँ फोर्ट लुई की स्थापना की गई। फोर्ट लुई की स्थापना की गई। फोर्ट लुई की स्थापना की गई। इस समय पांडिचेरी कलकत्ता की तुलना में ज़्यादा समृद्ध एवं घना शहर था। अब तो नहीं है, अब तो कलकत्ता ही है नंबर 1। अब इस समय पांडिचेरी कलकत्ता की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हुआ घना शहर था, ठीक है। 40,000 की आबादी थी पांडिचेरी की उस समय और कलकत्ता की 22,000 थी उस समय, ठीक है, जस्ट डबल कलकत्ता से। इस समय का मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय की बात कर रहा हूँ, है ना। जिस समय की बात हो रही है उसी समय की बात लिखिए। हाँ, तो इस समय को इधर मत समझ लीजिए। अब हाँ, कलकत्ता में बहुत डेंसिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनघनत्व है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सच बताऊँ, कोलकाता जो है बहुत पॉल्यूटेड है।
दिल्ली तब भी ठीक है आपका, दिल्ली बहुत सुंदर लगता है, रात में देखो बिल्कुल ज़बरदस्त नज़ारा होता है। और साफ़ सफाई भी ठीक है यहाँ पे, तो डीडीए अच्छा काम करता है। लेकिन कोलकाता वगैरह में एक तो गवर्नमेंट भी वैसे ही है, ये चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना, यहाँ पे समस्या वायु प्रदूषण की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों ज़्यादा नहीं हो, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, गाड़ियों की सबसे ज़्यादा रीज़न गाड़ी, और दूसरा कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। नहीं तो दिल्ली से खूबसूरत जन्नत की तरह। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, पेड़ बहुत कट गए हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। यमुना की बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, कुछ दिन बाद रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। यमुना खुद खतरे में है, रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। यमुना खुद बोल रही है कि मुझे दिल्ली की जगह शिफ्ट करो कहीं और, नहीं रास्ता बदल के कहीं और से, विलुप्त हो जाएगी। जैसे सरस्वती विलुप्त हो गई ना, दिल्ली में कोई पहचान नहीं पाता लोग। दिल्ली में तो समस्या है कि बड़े बड़े नाला हैं, बहुत बड़े बड़े नाला हैं, उन नालों को जोड़ दिया गया यमुना से, तो लोग समझ नहीं पाते कि यमुना है कि नाला है। अब कहाँ जाएगा, इतना पूरा वेस्टेज सिस्टम है। या तो इसके लिए नीरी की तरह बनाए सिस्टम पूरा। आपको शायद पता ना हो, महाराष्ट्र में नागपुर में बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी केंद्र है, और उसमें उसको बोलते हैं नीरी। वहाँ पे पूरा जितना वेस्टेज होता है, ठीक है, मानव मल जिसे बोलते हैं आप लोगों का, वो सब जाता है उसी में, और जा कर के वहाँ पे खाद के रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर वो खेतों में जाता है, और फिर उसका बढ़िया गेहूं बनता है ना। तो ऐसा यदि ये सिस्टम यहाँ भी हो जाए, देखो ऐसे छुआछूत बड़ा मानते हैं, तो यदि ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पे दिल्ली का भी पूरा वेस्टेज सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा ड्रेनेज प्रॉब्लम है, देख लो नालियों में क्या हाल है, बजबजा रही हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई आएगा मसीहा साफ़ करने वो मसीहा नहीं आता है। दिल्ली, ये पूरे दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रॉब्लम है ड्रेनेज प्रॉब्लम है, जल की समस्या है, जल भराव की समस्या है। अभी बरसात आने दीजिए, सड़कों में ही नहा सकते हो आप, और गलियाँ जो होती हैं, इधर वाला जो नाली है उसको गंगा, और इधर वाली यमुना, दोनों मिल जाती हैं आपस में, संगम हो जाता है बीच में, सड़कों के बीच में। तो ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, उस पर सुधार कर दिया जाए तो दिल्ली काफ़ी अच्छा हो जाए ऐसा है। और पॉल्यूशन का एक ही उपाय है, सभी लोग यदि एक अभियान चला दें, वृक्ष लगाओ अभियान, पूरा दिल्ली में इतना जनघनत्व है, एक एक आदमी एक एक वृक्ष अपने अपने बर्थडे पे लगाता रहे, तो सबका कोई ना कोई दिन तो बर्थडे आएगा, और डेली जो है बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण होगा। जगह की कमी नहीं, जगह बहुत, छतों में लगाइए अपने, और कहाँ आप जाएंगे, इतना बड़ा छत नहीं है। हाँ, आपकी बिल पावर की बात है, दुनिया भर में पैसा डेकोरेशन अंदर के लिए लग जाएगा, अंदर एसी लगवा लो, ये करवा, एक चरखा बनाया है गांधी जी को सोच के, हाँ, इतने छोटे छोटे वो लगा रखे। अब तो आप देखिए दिल्ली में वो जो जिसको एक ग्रीन कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है, और ग्रीन पाथवेज बना रहे हैं, उसमें आप देखेंगे, शायद आप लोगों ने देखा भी हो कि जो इधर अगल बगल बड़े बड़े जाल बने होते हैं, उन जालों में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा हैंगर नुमा, उसमें गमले छोटे छोटे रखे होते हैं, ये ग्रीन पाथवेज है। हाँ, वो ग्रीन पाथवेज हैं, गमले लगे हुए हैं। तो यदि ये सब चीज़ें हो जाए तो फिर देखिए, एक तो वैश्विक तापन जितना ऊष्मन हो रहा है ये सही हो जाए। सारा खेल पेड़ का है, पेड़ ने गड़बड़ कर रखा है, पेड़ काटते जा रहे हैं, मेट्रो बनती जा रही है, मेट्रो सबसे ज़्यादा हानिकारक हो गई है। तो सुविधाजनक है क्योंकि एक बहुत टाइम बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उजाड़ती चली जा रही है। हाँ, पॉल्यूशन, हाँ, अब उसका दीर्घकालिक परिणाम आएगा, मेट्रो का दीर्घकालिक परिणाम आएगा। बसें हैं, सीएनजी बसें हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए खुद के ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। तो कुछ चीज़ें दिल्ली यदि सीख जाए तो ये भी पांडिचेरी की तरह बन जाएगी। पांडिचेरी बहुत अच्छी जगह है, एक तो समुद्र तटीय क्षेत्र है ना, बहुत अच्छी जगह है। आबादी अब तो नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन पहले बहुत थी। फ्रेंच पढ़ रहे थे 1674 एडी में 1674 एडी में शाइस्ता खां ने चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी। चंद्रनगर कहाँ पड़ता है?
बंगाल में, बंगाल में है चंद्रनगर। हाँ, नीचे नहीं है, ऊपर ही है, बंगाल में। वो कहाँ, वो चंद्रनगर थोड़ा ना, कराईकिल, माहेयनम वो अलग चीज़ें हैं। वो भी पांडिचेरी की ही छोटी छोटी 4 राज्य हैं ना, 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। चंद्रनगर आपका पश्चिम बंगाल में ही है, कोलकाता से ही थोड़ा दूर है, मैप में देख लीजिएगा, मिल जाए। व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी। सत्रहवीं सदी के अंत में पटना, ढाका, कासिम बाजार, बालासोर में भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो चुकी थीं। पटना, ढाका, कासिम बाजार, बालासोर में भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो चुकी थीं। शोभा सिंह नहीं मानेंगे। शोभा सिंह एवं रहीम खान के विद्रोह के समय, कौन थे शोभा सिंह? वहाँ के ये जमींदार थे। शोभा सिंह और रहीम खान, शोभा सिंह एवं रहीम खान के विद्रोह के समय चंदनगर की किलेबंदी की गई तथा इसका नाम फोर्ट ओरियलियंस रखा गया। ओरिलियंस रखा गया, ओरिलियंस, रिलायंस याद कर लो, ओरिलियंस रखा गया। तो रिलायंस किसका पोर्ट था? फ्रेंच का। हाँ, ये शोभा सिंह और ये दोनों ने, रहीम खान ने सबकी किलेबंदी करवा दी। 1692 AD में यही होता है, आपके गांव में चोरी हो जाए, सबके घर में मजबूत दरवाजे लग जाएंगे, है ना। 1692 AD में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए रियायत संबंधित फरमान जारी किया। 1692 AD में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए रियायत संबंधी फरमान जारी किया। इसके बाद बंगाल में चंद्रनगर मुख्य बस्ती बन गई। 1692 में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए रियायत संबंधी फरमान जारी किया। इसके बाद बंगाल में चंद्रनगर मुख्य बस्ती बन गई। 1722 AD में मुर्शिद कुली खां ने 2.5% चुंगी के बदले, मुर्शिद कुली खां ने 2.5% चुंगी के बदले व्यापार संबंधी वे सभी अधिकार दे दिए जो डचों को प्राप्त थे। डचों को प्राप्त सभी अधिकार इनको भी दे दिए गए। व्यापार संबंधी वे सभी अधिकार दे दिए गए जो डचों को प्राप्त थे। 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ने लगे। बेटम, सूरत, मछलीपट्टनम की उनकी कोठियाँ टूट गईं। बेटम, सूरत, मछलीपट्टनम की उनकी कोठियाँ टूट गईं। बेटम, सूरत, मछलीपट्टनम में उनकी कोठियाँ टूट गईं। 1720 ईस्वी में इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया। 1720 ईस्वी में
इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया। 1721 में मॉरिशस ये कहाँ पड़ता है? मॉरिशस नाम सुना होगा, भोजपुरी, हाँ पता नहीं, भोजपुरी राष्ट्रभाषा है वहाँ की, तो भोजपुरी और मॉरिशस पड़ता है आपका, ये हिंद महासागर का द्वीप है, अफ्रीका के पास ही है ना मॉरिशस। भारत का सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से ही आता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग भारत में ही करते हैं। हाँ वहीं पर है। अभी हमारे वो गए तो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहाँ गए थे? मॉरिशस की यात्रा में। आपको क्यों नहीं पता? ऐसे तो हर क्वेश्चन में आप गोरखपुर सही करके आते हैं, पता होना चाहिए। अब यदि गोरखपुर आंसर सही भी हुआ तो भी नहीं। 1721 एडी में मॉरिशस, 1725 में माहे, 1725 में माहे किस तट में है? कोरोमंडल में कि मालाबार में? मालाबार में, केरल में, केरल के बीच में अवस्थित है माहे। 1739 में कराईकाल, 1739 में कराईकाल फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। कराईकाल में फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। कराईकाल में फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा 1742 एडी के बाद प्रबल हुई। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा 1742 एडी के बाद प्रबल हुई। 1742 एडी के बाद प्रबल हुई। इसके पहले वे दुर्गीकरण व सैन्य वृद्धि, इसके पहले वे दुर्गीकरण व सैन्य वृद्धि, इसके पहले वे दुर्गीकरण व सैन्य वृद्धि अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए ही करते थे। सत्रह के बाद इनको भी लगा कि अब भारत में शासक बना जाए। ठीक है, अब यहाँ से आंग्ल कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 18वीं सदी में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, 18वीं मैंने बताया था ना कि जब घर में लड़ाई हो रही हो तो जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ ये लड़ पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, दूसरा है सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो गया। भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो गया। पहले उत्तराधिकार युद्ध है। हाँ, पहले ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध और दूसरा है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। भारत में भी अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो गया, यानी जैसे ही वहाँ युद्ध शुरू होता था, जहाँ जहाँ ये होते थे विश्व में लड़ने लगते थे, शुरू हो गया, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया है। कर्नाटक युद्ध कहा गया है, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। अब फ्रांसीसियों का अधिकार सिर्फ पांडिचेरी तक रह गया। फ्रांसीसियों का अधिकार पांडिचेरी तक रह गया। फ्रांसीसियों का अधिकार पांडिचेरी तक रह गया, जहाँ पर 1554 एडी तक, 1954 एडी तक उन्होंने शासन किया। 1954 में फ्रांसीसियों ने, है ना, और क्या, 1954 में ही फ्रांसीसियों ने आज़ादी के बाद ये पूरे हिस्से को भारतीयों को सौंप के चले गए। फ्रेंच भी समाप्त। ठीक है, अब इसमें फोकस ज़्यादा सेक्शन वही करना है। पहले किसकी अगुवाई में आया, कब आया, गवर्नर जनरल कौन है, पहली कोठी कौन है, और कुछ महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं। तो ये आपके पूरी यात्रा जो रही हमारी, शुरुआत हमने की थी पुर्तगालियों से, इसके बाद हमने डच देखा, फिर अंग्रेज़ देखा, और इसके बाद डेनिश और फ्रेंच। आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन समाप्त होता है। ठीक है, बस कुछ चीज़ें और देख लेंगे।
इसके बाद इसको पूरी तरीके से समाप्त। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध कुछ व्यक्तियों को देख लेंगे और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। नंबर 1, वास्को डी गामा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध कोई व्यक्ति, थोड़ा सा ही है, ये सब काम आएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध व्यक्ति, वास्को डी गामा, ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री। दूसरा, पेड्रो केब्राल, भारत आने वाला द्वितीय, पेड्रो केब्राल, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। अल्मीडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। अल्मीडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। बहुत गति से लिखिए। फादर मानस रेट, फादर मानस रेट 1578 एडी में अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? फादर मानस रेट। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। जॉन मिल्डन हॉल, कौन था ये? मिल्डन हॉल, अभी पढ़ाया है, वो हैमिल्टन था। इधर उधर मत कीजिए। पहला अंग्रेज 1599 में आने वाला, व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। ऐसे ही गलत करके आओगे। व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। कैप्टन हॉकिंग्स, प्रथम अंग्रेजी दूत। कैप्टन हॉकिंग्स, प्रथम अंग्रेजी दूत जो भारत आया। गेराल्ड अंगियार, कहीं कहीं पे इसका नाम जेराल्ड भी मिलता है। गेराल्ड मिले, जेराल्ड मिले, ठीक है। दरअसल इंग्लिश में जी से होगा, तो कहीं कहीं पे हिंदी में इसको जेराल्ड लिख दिया गया है, कहीं कहीं पे गेराल्ड पढ़ा गया है, ठीक है। तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक था ये, जेराल्ड अंगियार, बम्बई का वास्तविक संस्थापक। जॉब चार्नॉक, कलकत्ता का संस्थापक। जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट, चार्ल्स आयर, ये कौन था? चार्ल्स आयर के बारे में बताइए, ये कौन था? चार्ल्स आयर, बताइए आलोक जी, आप ही से उम्मीद रहती है मुझे। समझ लेंगे। कलकत्ता, ये फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, मत देखिए, इधर बता रहा हूँ मैं। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, जब देख के ही बताना है तो फिर। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। विलियम नॉरिस, ये तो बता दीजिए। विलियम नॉरिस, हाँ अंग्रेज तो था। एक नई कंपनी बनी थी, न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के लिए ये आया था, औरंगजेब के दरबार पे आया था ना। नए कंपनी का दूत, नए कंपनी का दूत जो औरंगजेब के दरबार में आया, विलियम नॉरिस। जॉन सुरमन, ये कौन था? जॉन सुरमन, फेमस आदमी। फर्कुटशियर के आने वाला शिष्टमंडल का अध्यक्ष था ये। इसमें कई लोग थे, एडवर्ड स्टीफेंस था, विलियम हैमिल्टन था, ठीक है। जॉन सुरमन। फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। मद्रास के संस्थापक का क्या नाम है? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, मद्रास का प्रथम संस्थापक फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, मद्रास का प्रथम संस्थापक। नेक्स्ट है फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंक कैरो। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंक कैरो। नेक्स्ट है शोभा सिंह, कौन है ये? बर्धमान का जमींदार। हाँ, बर्धमान का जमींदार था ये।
ये विरोध करता था तो सबके किले, सबकी दीवारें इसी ने बनवाई है। ये नहीं होता तो दीवारें न बनती। इब्राहिम खान जो था कलिकता, गोविंदपुर और सुल्तानाती का जमींदार था। कलिकता, गोविंदपुर, सुल्तानाती का जमींदार था। सुल्तानाती का जमींदार था। कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं? यदि इतना पढ़ने के बाद यदि कुछ समझ में आया हो, यह आपका टॉपिक हो गया पूरा समाप्त। ठीक है, अब मिल गई छुट्टी आप लोगों को।